हेलो सभी साथियों को। तो मिशन लेखपाल के इस सीरीज में मिशन लेखपाल के इस सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे जो है हिंदी, और हिंदी की ये दूसरी क्लास है, वर्णमाला क्लास। इसके पहले हमने अपलोड एक बार की थी, लेकिन वो थोड़ा सही था, एकदम डेमो क्लास थी। इसके आज यहाँ से शुरुआत करेंगे। हम लोग स्वर को पूरा कवर करेंगे, ठीक है। पहले वर्णमाला को पढ़ेंगे, इसके बाद स्वर को कवर करेंगे, और इस प्रकार हिंदी को भी हम साथ में लेके चलेंगे। और साथ ही साथ आपको पता है कि जीके का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड जीके की सीरीज जो हम लेकर के चल रहे हैं वो बहुत ही उपयोगी होने वाली है आप सभी के लिए। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेखपाल, यूपीपी और आगामी आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए। ये पूरी क्लास ये पूरा जो है सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अभी तो हम जो है हिंदी को लेके चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेखपाल को जो है टारगेट करके मिशन लेखपाल के लिए हिंदी और हिंदी को मिशन लेखपाल के व्यू से लेकर के चलेंगे। लेकिन जब टाइम आएगा, जो लेखपाल और यहाँ तक कि यूपी पुलिस की हिंदी मतलब लगभग बराबर ही रहती है, बट जो आरओ एआरओ की हिंदी रहती है वही थोड़ा सा डिफरेंट रहती है और बहुत इजी रहती है। वो हम आपको पूरा कवर करा देंगे जब आएगी उसकी नोटिफिकेशन जब आएगी, तब से हम उसको चालू करेंगे। अभी प्रथमता हम लोग एकदम लेकर चलेंगे लेखपाल के लिए, एकदम हम लोग जी जान से जुट जाएंगे, ठीक है। तो देर नहीं करना है, बिल्कुल चालू कर देंगे हिंदी वर्णमाला की इस सीरीज को। और ये हिंदी वर्णमाला की स्वर है, आज क्लास फर्स्ट है। आइए एकदम शुरू करते हैं। आज थ्योरेटिकल क्लास है, इसके बाद कल व्यंजन हो जाएगी। इसके बाद जो है पूरा जितने भी इनसे स्वर और व्यंजन से जितने भी प्रश्न बनेंगे, हम सारी चीज़ों का ऑप्शनल जो है क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक। आइए जानते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं अक्षरों या वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक। अगर बात पूछी जाए कि सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो वर्ण या ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। और वो क्या सबसे छोटी वर्ण या ध्वनि, अगर पूछे क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ण या ध्वनि क्या है, एक तो हो गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गया, लेकिन फिर भी अगला इंसान पूछे कि छोटी इकाई के तो हो गई, लेकिन है क्या, तो जो कानों द्वारा सुनी जाती है वही है वर्ण या फिर ध्वनि, ठीक है। और अगर पूछे अक्षर किसे कहते हैं, सीधी बात है भाई, जिसका अक्षर ना हो उसे अक्षर बोलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि पूछी जाए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ था, ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि ये पीसीएस तक की ये पूरा जो है बुक ही पीसीएस के लिए ही है, आरओ एआरओ पीसीएस यूपीपी। और आप सभी जानते हो, अगर जिसने पीसीएस चीज़ की हिंदी पीसीएस का सिलेबस कवर कर लिया, उसके लिए यूपीपी क्या है, लेखपाल क्या है, लोअर पीसीएस क्या है, सभी चीज़ों को वो सॉल्व कर सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं अगर पूछा जाए, तो सभी को पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं इसलिए शुरू करते हैं। 52 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं और व्यंजन 41 है। 52 वर्ण हैं जिनमें की स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 41 है, ठीक। यहाँ पे स्वर को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व स्वरों की संख्या आ, छोटा अ, छोटा ई, उ, री, ठीक। यहाँ पर अगर संख्या वाइज पूछे तो 4 हो जाएगी। दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, आओ। यहाँ पर इसकी संख्या 7 हो गई और टोटल मिलाकर के 11 हो जाएंगे। अनुस्वार और विसर्ग 2 होते हैं, जो कि अन, आह होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। आइए चलते हैं व्यंजन की तरफ। वैसे तो व्यंजनों की संख्या 41 होती है, और लेकिन जिसमें अगर आपसे जैसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन क्या है, तो व्यंजन को भी कई भागों में बांटा गया है। वैसे तो आप जो है वर्णमाला, इसके पहले भी हमने इतना जो क्लासेस लिया था वर्णमाला की, लेकिन फिर भी शुरू करते हैं। तो व्यंजन को भी कहीं ना कहीं कई भागों में बांटा गया है, आगे जो है उसका विस्तारित वर्णन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है पहला है स्पर्श व्यंजन, ठीक। अगर आपसे पूछें कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है।
का से का वर्ग होती है जो कि कंठ से रिलेटेड होती है। तो क ख ग घ अंगा हो गया का वर्ग से, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन पांचों को मिला करके बनते हैं स्पर्श व्यंजन और इनकी संख्या यहाँ पे हो जाती है 25। आगे आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, या, र, ला, वा। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, श, स, स, ह। ऊष्म व्यंजन देखिए, ऊष्म व्यंजन के नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है, जैसे कि श, श, स, ह। तो यहाँ थोड़ा सा तालु और जीभ के मध्य थोड़ी सी ऊष्मा निकल रही है, तो इसलिए ये चीज़ें ऊष्म व्यंजन हो जाएंगी। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर के बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, स्र। इनकी भी संख्या 4 होती है। बात आ जाती है द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन की। तो ड़ा, ढ इन दोनों को क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। ये इतना जो है मोस्टली ये सब चीज़ें, ये जो जहाँ पे हम बना रहे हैं, ये मोस्टली जो है उर्दू में इनका ज़्यादा प्रयोग होता है। इन्हीं को बोलते हैं गृहीत वर्ण, आगत वर्ण बोलते हैं, या फिर विदेशी वर्ण भी बोलते हैं। और जैसे ऑपरेशन हो गया, हम लोग प्रयोग करते हैं ऑन ऑफ, ऑपरेशन हो गया, और ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि आ का प्रयोग ना करके अ का प्रयोग करते हैं। तो वो ये है पहला, वो जो है अ। तो ये हो गया। और ये जो नुक्ता लगे हुए क है, ख, ग, ज, फ, ये सारे क्या हैं? गृहीत या आगत वर्ण या फिर विदेशी वर्ण है। इस प्रकार पूरे सभी व्यंजनों को मिलाकर के कितना वर्ण हो जाएंगे? वर्णों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 52। ठीक है, अब आते हैं स्वर की तरफ। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। ठीक, कामता प्रसाद गुरु मूल स्वरों की संख्या 10 एवं अन्य विद्वान इसकी संख्या 11 बताते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कामता प्रसाद के अनुसार जो है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे 10 होती है। और अगर पूछेंगे कि वैसे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 बताएंगे। और यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, बिंदु हैं, इसे आप लोग एज इट इज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 है। बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, आपको बता दूं, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए ये ऐसे लाइन टू लाइन है। इसे आप इसी तरीके से लाइन टू लाइन लिखिए, इसी लाइन टू लाइन ही याद करिए। ज़्यादा इसको समझने में डीपली जाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 हो जाएगी और लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 हो जाएगी। ठीक, री को लेकर विद्वानों में मतभेद है। री में स्वर और व्यंजन दोनों का योग है, क्योंकि री जो है बनता है किससे? रा, हलंत रा से बनता है और छोटी ई से, और उसका उच्चारण आता है री। बट ये री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋजु, कृपा, नृत्य, ऋषि आदि। ठीक, आते हैं स्वरों के भेद की तरफ। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अभी देखिए, अब आ गया ना, उच्चारण के स्थान पर, प्रयत्न के स्थान पर, ओष्ठाकृति के स्थान पर, ये सारी चीजें अब आ गई ना सामने एकदम। तो आइए पढ़ते हैं। स्वरों का भेद समय या मात्रा, जिह्वा, ओष्ठ, मुख विवर, नासिका, जाति, उत्पत्ति या वर्ण, मेल आदि विभिन्न उच्चारण स्थानों के आधार पर किया जाता है, जो कि अग्रलिखित है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उच्चारण या समय या मात्रा। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक, पूछा जाए अगर मात्रा क्या है, तो जब व्यंजनों को जो है स्पष्ट करने के लिए उनके साथ स्वर का प्रयोग होता है, तब स्वर का जिस वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वर के 2 भेद हैं। कौन से हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर है। लेकिन संस्कृत में अगर पूछा जाए तो 3 भेद बताएंगे। ठीक, हिंदी में पूछेंगे तो 2 भेद, ह्रस्व और दीर्घ। अगर संस्कृत में पूछेंगे तो प्लुत भी शामिल है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? मूलतः ह्रस्व स्वर यही है, और यही ह्रस्व स्वर से ही पूरा जो है हिंदी बना हुआ है। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा
दुगना समय लगे दीर्घ स्वर है। बड़ा आ, बड़ी ई, ये सब चीजें जहाँ हमने पढ़ा था अभी। और अ भी दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अ। प्लुत स्वर क्या है? ह्रस्व से दीर्घ में दुगना और प्लुत में 3 गुना समय लगता है। जैसे कि ओम, ओम हो गया, ओम, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी को बुलाते हैं, लिखा ही नहीं जाता, राम, ये जो है ऐसे राम, बहुत जोर से अगर हम बुलाएं राम, तो यहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, ठीक है। इसको हटाते हैं ये सब चीजें, यहाँ पर फिर प्लुत स्वर का प्रयोग हो जाएगा। प्लुत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उछलता हुआ। अगर आपसे पूछे वो प्लुत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उछलता हुआ। किसी को बुलाने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि जैसे ओ, तो ये प्लुत स्वर हो गया। जैसे किसी को बुलाने में राम, इधर आओ राम, जोर से अगर बुलाना होता है राम, या फिर श्याम, या फिर कुछ भी, तो वहां पर भी प्लुत स्वर का ही यूज होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये सब चीजें एक एक लाइन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप ये हिंदी पढ़ के आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इसके लिए कोई एक जो है मतलब कि एक पार्टिकुलर वो नहीं है कि ये ओनली लेखपाल के लिए है, या ओनली यूपीपी के लिए है, या ओनली किसके लिए, ये हर चीज़ के लिए, क्योंकि ये यूपी पीसीएस से लेकर लोअर पीसीएस से लेकर के सभी चीज़ों के लिए ये हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए देखते हैं। मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं, ठीक। अगर हमसे पूछे कि मात्रा स्वर की होती है, मात्राएं होती हैं, नीचे ऑप्शन में लगेगा स्वर की, व्यंजन की, या फिर किसकी किसकी, तो सीधे हैं कि मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजन की नहीं। सीधी बात है भाई, व्यंजनों में कौन सी मात्रा लगेगी? स्वर, सारी मात्राएं तो स्वर ही है ना। अ आ इ ई उ ऊ रि ई ई, सॉरी, अ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ औ अन आ, ये सब चीजें मात्राएं ही तो हैं, स्वर जो है। यदि हम दूर से राम को बुलाने के लिए आवाज लगाएंगे तो राम का उच्चारण होगा राम। इसमें रा जो है प्लुत स्वर है, इसी प्रकार ओम भी प्लुत स्वर है, ठीक। आते हैं दूसरे प्रकार पे, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद पे, ठीक। ये सब एज इट इज पूछा जाता है एग्जाम में। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। ये सब एज इट इज पूछा जाता है, तो हमको बताना होगा उच्चारण के स्थान पर 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब आ जाएंगे नीचे जिह्वा के आधार पर, तो जिह्वा के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, 3 प्रकार के ही होते हैं। अग्र स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ए, इसमें जीभ का अगला भाग ऊपर उठ रहा है तो इसे अग्र स्वर कहेंगे। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जीभ के मध्य भाग के सहयोग से उच्चारण होता है, जैसे अ, जैसे छोटा आ जो होता है, इसका जीभ के मध्य, ये मध्य स्वर है, ठीक है। पश्च स्वर सीधी बात है, जीभ का पिछला हिस्सा काम करता है इसमें, जैसे आ, बड़ा आ हो गया, उ, ओ, आओ, आ। आप सभी ना इसको जो है बोल करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आओ घर के पीछे कुकड़ू कर रहे हैं, ये तो ये ट्रिक है, इसको छोड़ो, जान देते हैं, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक। ओष्ठ आकृति के आधार पर बहुत से लोग आपको बताएंगे कि ये ट्रिक से पढ़ो, वो ट्रिक से पढ़ो। कोई ट्रिक नहीं है, पढ़ाई का यही ट्रिक है कि जो भी एग्जामिनेशन की नीड हो आप उसको पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक ना। ओष्ठ आकृति के आधार पर आ जाते हैं, तो यहाँ भी 3 प्रकार के हैं, वृत्ताकार, आवृत्ताकार, उदासीन। वृत्ताकार वो हैं जिनमें होठों की आकृति वृत्ताकार या वृत्तमुखी हो जाती है, जैसे उ, ओ, आओ, आ। यहाँ पर अगर आप उच्चारण करेंगे खुद से तो आपके होंठ गोल गोल हो जाएंगे, उ, ओ, आओ, आ, ठीक है। आवृत्ताकार में, जिसमें आवृत्ताकार या आवृत्तमुखी होता है, अर्थात मुंह खुला रहता है, जैसे बड़ा आ हो गया, ई ए। उदासीन में हो जाएगा आ। ये भाई उदासीन जो है, वो जो छोटा आ है ना, ये कहीं ना कहीं मध्य स्वर में, ये उदासीन है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगती है, ठीक। अब यहाँ पे आ स्वर को अंग्रेजी से हिंदी में आया है, बिल्कुल सभी को पता है भाई। ऑपरेशन जो है ये ज़्यादा करके अ जो है इंग्लिश में ही यूज ही होता है, और अ को आगत स्वर भी कहते हैं, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया था।
ठीक, स्वर को तो आज कंप्लीट करना ही करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ये जो है, अगर ये आपने इतना पढ़ लिया पूरा, बाकी छोड़ के अगर आपने इतना लिख करके रट लिया, फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन बनेंगे, हम उसको वहाँ पर बिना सॉल्व किए नहीं आएंगे और एकदम इजी हो जाएगा सॉल्व करना। क्योंकि वर्णमाला ऐसा चैप्टर है जो दिखता इजी है, पढ़ने में एकदम इजी लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना एग्ज़ाम में तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसके आधार पर, उसके आधार पर, ये वो ऐसे करके पूछते हैं। जिनका पहला बिंदु ये बना है कि जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न के होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण की एक परिभाषा ये भी है। जिनका अक्षर न हो उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, बद्धाक्षर और मुक्त अक्षर होते हैं। वे अक्षर जिनकी अंतिम ध्वनि हलंत के साथ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? बद्धाक्षर कहते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त। जिन अक्षरों की ध्वनि हलंत के साथ होती है उन्हें बद्ध अक्षर बोलते हैं, जैसे कि नाम, आप, मान आदि। और जिनकी ध्वनि हलंत के साथ नहीं होती है, स्वर के साथ जिनकी ध्वनि होती है, वो उन्हें हम मुक्त अक्षर कहते हैं, जैसे ने, का, को, पाटा आदि। अर्थात सीधे सीधे ये है कि जिन ध्वनियों में स्वर नहीं लगा होता है वे बद्ध अक्षर हैं, जिनमें स्वर लगा होता है वो मुक्त अक्षर हो जाएंगे। ठीक, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। जिन उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। ये हमने आगे ऊपर ही पढ़ा था। आ जाएंगे, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे उसे दीर्घ कहते हैं। ह्रस्व से दीर्घ में दूना और प्लुत में तिगुना समय प्लुत कहलाता है। ह्रस्व या मूल स्वर है आ ई ऊरी। मूल दीर्घ स्वर हैं, ये इतने हो जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए उ औ। संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे छत्र, ज्ञासरा। विवृत स्वर है बड़ा आ। अर्ध विवृत स्वर है छोटा आ, ऐ, औ, अ। ठीक, ये पीसीएस परीक्षा में भी पूछा गया था। ठीक है। समृद्ध स्वर है इ उ। अर्ध समृद्ध स्वर है ए ओ। अग्र स्वर ई ए ऐ। केंद्रीय या मध्य स्वर है आ। पश्च स्वर हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा आ, उ ओ औ, ये पश्च स्वर है। अर्ध स्वर हो जाएंगे य व, हलंत लगा हुआ य और व हो जाएंगे अर्ध स्वर। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 हो जाएगी। मूर्धन्य स्वर है री को मूर्धन्य स्वर कहते हैं। दंतोष्ठ है व अगर पूछा जाए व क्या है? दंतोष्ठ व्यंजन है। दंत्य स्वर है री है। अंग्रेजी से आई हुई शब्दों वाली मात्रा को आगत स्वर कहते हैं, जैसे कि अ, उदाहरण के लिए डॉक्टर, कॉलेज, कॉल इत्यादि। हिंदी वर्णों में अयोग वाह वर्ण है अन, अह। एक चीज बहुत ही क्लियर करते हैं, ये इतना ही अगर आप पढ़ लेते हो वर्णमाला में, आपकी पूरी वर्णमाला कंप्लीट है। और कल व्यंजन खत्म करने के बाद जब हम इसकी प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, यकीन मानो आप इतना, आपको एकदम पूरी प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद वर्णमाला के से संबंधित कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं स्वर तालिका। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो अगर कंठ के आधार पर स्वरों का स्थान पूछे तो अ और बड़ा अ कंठ के आधार पर स्वर पूछा जा रहा है ना, व्यंजन नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। तालव्य है ई और बड़ी ई। मूर्धन्य है री। दंत्य री। ओष्ठ है उ, नासिक है अन। कंठ तालव्य ए ऐ। कंठोष्ठ है ओ अ। आगे चलेंगे, मात्रा विचार है इसको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, ये तो बच्चों वाला है, मात्राओं का ज्ञान है ये। अब उच्चारण स्थान के आधार पर आते हैं स्वरों की संख्या। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर देखेंगे हम लोग। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलते हैं उन्हें मौखिक या निर्नुनासिक कहते हैं, जिससे अ,
ई उ ऊ ए ए ओ औ ऐसे ही स्वर हैं जिन्हें निर्नुनासिक या मौखिक शब्द बोलते हैं। ठीक, इधर इधर आप अपनी घर इत्यादि निर्नुनासिक के उदाहरण हैं। अपना घर इत्यादि ये सब निर्नुनासिक के उदाहरण है। ठीक, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे चंद्रबिंदु जिसमें लगा होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव, दांत, आंगन। यहाँ पे आप मौखिक या निर्नुनासिक और अनुनासिक में बहुत ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। बारी आती है अनुस्वार की। अनुस्वार तो बहुत ही एकदम ईजी है। ऊपर जिसकी बिंदी लगी होती है उससे अनुस्वार समझिए। कंकड़, अंक, अंगूर आदि। विसर्ग भी बिल्कुल आगे जो डबल बिंदी होती है उसे विसर्ग बोलते हैं। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए स्वरों की विशेषताएं देखेंगे। सभी स्वर सघोष होते हैं क्योंकि स्वरों का उच्चारण में स्वर तंत्रियों में अपेक्षाकृत अधिक कंपन होता है। स्वर जिह्वा या ओष्ठ का कहीं भी स्पर्श नहीं करते थे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वर जिह्वा या ओष्ठ का कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं। स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। स्वरों के उच्चारण के समय मुख विवर में जिह्वा विभिन्न आकारों को धारण करके श्वास वायु की निकलने की स्थिति में अंतर उत्पन्न कर देती है। स्वरों को अपेक्षाकृत अधिक दूर तक सुना जा सकता है। व्यंजनों के बिना भी स्वरों का उच्चारण सरलता से हो सकता है। स्वरों में स्वराघात वहन करने की क्षमता होती है। स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर अक्षरों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं पांचवा, मुख विवर खुलने के स्थान पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। ठीक, विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। समृत और अर्धसमृत। और यहीं पे स्वर खत्म हो जाएगा आज का। फिर कल से हम लोग व्यंजन चालू करेंगे। विवृत स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे कि आ, उसे विवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत जिसमें मुंह आधा खुलता है उसे अर्धविवृत कहते हैं। जैसे अ, ऐ, औ, आ। समृत में वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है, ठीक, लगभग बंद ही रहता है, उसे अर्धसमृत, उसे समृत कहते हैं। जैसे ई उ ऊ, लगभग इसको जो है आप बोल करके पढ़ेंगे अगर तो एकदम क्रिस्टल क्लियर ई उ ऊ, इसमें मुंह बहुत कम खुलता है। अर्धसमृत वे है जिसमें मुख समृत की अपेक्षा कम खुलता है और लगभग आधा बंद रहता है, उससे अर्धसमृत कहते हैं। जैसे ए ओ। अब आ जाते हैं छठा, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर जो है उच्चारण में ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। उच्चारण में समान स्थान या प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सवर्ण अथवा सजातीय कहते हैं। जैसे आ इ ई। सातवां, उत्पत्ति या वर्णों के मेल के आधार पर 3, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। और ये देख लेते हैं। मौलिक या मूल, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। कोई चीज़ छूट न जाए, रह न जाए, बात ये है। मौलिक या मूल स्वर, इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, मौलिक या मूल स्वर को। इनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है, वे हैं मौलिक या मूल। आ ई उरी। संधि स्वर, ये जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के मेल से, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, मोस्टली ये दीर्घ स्वर है, ठीक है, इसकी दीर्घ स्वर को ही संधि स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर भी आ जाएंगे भाई, स्वर है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पर मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना कि संयुक्त स्वर पूछा जाता है तो संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, त्र को हम लोग लगा देते हैं, लेकिन ये संयुक्त स्वर है, यहाँ पे हमें संयुक्त स्वर पूछा जा रहा है, तो जो स्वरों के मेल से बनता है वो होता है संयुक्त स्वर। ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ठीक। समान अक्षर हो गए, ये 8 हो गए। समान संधियां हो गई, ए, ऐ, ओ, औ। और इसी के साथ आज का हमारा स्वर खत्म हो जाता है। कल से हम व्यंजन चालू करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और मिशन एग्ज़ाम को सभी लोग ऐसे ही आगे मिशन लेखपाल को टारगेट करते हुए मैंने मिशन एग्ज़ाम को बनाया है, और सभी लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे सफ़र में साथ दीजिए, और मंजिल तक हम लोग पहुँचे बिना दम नहीं लेंगे, इस दृढ़ निश्चय के साथ हमारे साथ आप सभी लोग जुड़िए। और इसी के साथ क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बाय बाय सभी को, धन्यवाद, टेक केयर।